हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रिपरेशन टाइमलाइन फॉर CAPF AC। आज उसी सीक्वेंस में आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे राइटिंग फॉर CAPF AC पेपर 2। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ऐसे राइटिंग में। सबसे पहले सिलेबस एंड टॉपिक्स, रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग, टेक्निक्स फॉर ऐसे राइटिंग, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन, हमें कैसे लिखना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है और अपने एसेस को कैसे इंप्रूव करना है, और लास्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स को हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले सिलेबस एंड टॉपिक्स। देखिए, जो भी सिलेबस है उसका आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सिलेबस में वो खुद ही मेंशन करते हैं कि यू हैव टू राइट ऐसे इन लॉन्ग नेरेटिव फॉर्म, डू नॉट यूज़ बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स यूज़ नहीं करना है आपको ऐसे लिखते टाइम। उसके बाद मीडियम में वो बोलते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में लिख सकते हैं आप। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो ऐसे वो हिंदी में लिख ले, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल रहता है वो इंग्लिश में। आप वो लैंग्वेज में ऐसे लिखिए जिसमें आपको स्कोरिंग का ज़्यादा चांस लगता है। उसके बाद टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। टॉपिक्स में पॉलिटी, इकॉनमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है 19th सेंचुरी से, मिड 19th सेंचुरी से, और जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज। देखिए, ये तो दोनों वैसे अलग अलग टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, बट बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। जब भी आप सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं हमेशा ह्यूमन राइट्स के एंगल को दिमाग में रखते हुए पढ़िए। ये तो हो गए टॉपिक्स। उसके बाद वो एक चीज़ मेंशन करते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी। तो एनालिटिकल एबिलिटी कोई अलग से टॉपिक नहीं है, आपको बस ये दिमाग में रखना कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो पेपर 2 के लिए उसमें आपको अपना एनालिसिस भी करना है चीज़ों का। तो टॉपिक्स हमने देख लिए। अब टॉपिक्स का इम्प्लीकेशन क्या है। देखिए, पेपर 2 में कुछ भी नया नहीं है, आप सब कुछ ऑलरेडी पेपर 1 में पढ़ चुके हैं। तो जो आपने पेपर 1 के लिए पढ़ा है उसी को आप पेपर 2 में भी यूज़ कीजिए। हम देख लेंगे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए चीज़ों का, और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रख कर चीज़ों को पढ़िए। पेपर 1 में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं, नेम, प्लेसेस, डेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम वगैरह। आपको पेपर 2 में क्या दिमाग में रखना है कि ये सब जो छोटी चीज़ें हैं ये हाउ दे आर इंटरलिंक्ड, कि एक बड़े पिक्चर में वो सब छोटी छोटी चीज़ें कैसे फिट होती हैं। उसके बाद रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग। देखिए, पेपर 2 के लिए कोई सेपरेट बुक लिस्ट नहीं है। जो सोर्सेस आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं वही सोर्सेस पेपर 2 के लिए भी हैं, दे आर सेम। पेपर 2 में भी दे आर 2 मेन पोर्शंस, एक करंट पोर्शन है, एक स्टैटिक पोर्शन है। क्योंकि जो ऐसे राइटिंग आती है वो जनरली इन्हीं दोनों एरियाज में से आएगा कोई, अब इंटरलिंक्ड भी हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं करंट पोर्शन को कैसे अप्रोच करना है हमें। देखिए, जो करंट पोर्शन की आप तैयारी कर रहे हैं फॉर पेपर 2, उसके लिए हम दो ही सोर्सेज देख रहे हैं, एक न्यूज़पेपर्स, एक मैगजीन्स। न्यूज़पेपर में मैंने आपको बोला हुआ है कि आप द हिंदू देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस देखिए। मैगजीन्स के लिए मैंने आपको बताया कि आपको दो मैगजीन्स कोई पढ़नी है। पहली तो जो कोचिंग बेस्ड आती हैं, जो मंथली पब्लिश होती हैं, सो दैट कैन बी इधर भी विजन या फिर वो वाजी राम एंड रवि भी हो सकती है। और एक कोई कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन देखनी है, वो प्रिफरेबली प्रतियोगिता दर्पण होगी या फिर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या आपको कि जो रेलिवेंट एरियाज हैं उसमें आपको नॉलेज मिलती जाएगी। ये दोनों चीज़ें न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पढ़ने से। न्यूज़पेपर, देखिए, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है। तो यू कैन एंटिसिपेट द टॉपिक्स जो ऐसे में पूछे जा सकते हैं। प्लस जो अच्छे एडिटोरियल कॉलम्स हैं उसके आप या तो नोट्स बना लीजिए और या फिर उसकी कटिंग्स अपने साथ रख लीजिए, सो दैट लेटर ऑन यू कैन रिवाइज। अभी अच्छे एडिटोरियल कॉलम कौन से होते हैं। देखिए, एडिटोरियल कॉलम में तो वो किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा बार कवर करते हैं, तो आपको हर एडिटोरियल कॉलम के नोट्स नहीं बनाने हैं, आप केवल उन एडिटोरियल कॉलम्स के नोट्स बनाइए जो कि किसी एक टॉपिक का ऑलमोस्ट कंप्लीट कवरेज करते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई ऐसे टॉपिक का ही नोट बनाइए एडिटोरियल से जिसमें आपको ये लगता है पढ़ के कि ठीक है, इस एडिटोरियल में एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया गया है। राइट। तो ये एडिटोरियल कॉलम के नोट्स बनाना आपके लिए फ्रूटफुल है। उसके बाद मैगजीन्स। देखिए, हमने न्यूज़पेपर पढ़ के करंट जो चल रहा है उसका एक अच्छा आइडिया लगा ली कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो न्यूज़ में हमेशा रहते हैं। मैगजीन्स आप पढ़ेंगे
तो उससे आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आएगी टॉपिक की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, जो भी मैगज़ीन में कंटेंट आ रहा है उसके पीछे कोई ऑलरेडी एक रिसर्च कर रहा है उस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो वो एक टॉपिक को ऐसे आपको कवर करेगा कि उसमें आपने पुरानी चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, और प्लस जो करंट चल रहा है वो भी मिल जाएगा। सो आप मैगज़ीन से यू प्रिपेयर पॉइंट्स फॉर टॉपिक्स जो आपको रेलिवेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, उससे आप डेटा याद कीजिए। एंड मैगज़ीन्स में से भी जो आपको टॉपिक्स यू फाइंड देम इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर 2, उसके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। करंट पोर्शन का हमने देख लिया, अब देख लेते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को हमें कैसे अप्रोच करना है। देखिए, आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, जब आप किसी भी एक ही सोर्स को मल्टीपल रीडिंग्स देंगे तो यू कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स फॉर एसेस। आप टॉपिक्स खुद से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसे आ सकते हैं, और उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जब भी आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर स्टैंडर्ड बुक हो आपकी, तो आपको एक पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू रखना है, एक लार्ज स्केल से आपको अप्रोच करना है, और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, ठीक है। इन चीज़ों के लिए फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स आर हेल्पफुल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज ऑन इंडियन इकॉनमी, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, की जो फीमेल्स थी, वुमेन थी, उन्होंने क्या रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं अलग से नहीं मिलेंगे, आप बस अपना जब पढ़ रहे हो तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए और इन पर नोट्स बना लीजिए। सिमिलरली व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटी, तो देखिए आजकल न्यूज़ में डिफेक्शंस चल रहे हैं, तो आप जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो और एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो, तो आप देखिए कि डिफेक्शंस में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, न्यूज़ में अभी करेंटली क्या चल रहा था, इसका बैकग्राउंड क्या था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, राइट। आपको ऐसी चीज़ दिमाग में रखनी है और उसके आप नोट्स अलग से मेंटेन कर लीजिए। सिमिलरली द रोल ऑफ गवर्नर इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, फंडामेंटल राइट्स से क्या क्या रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हुए यू कैन डेवलप अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ कहाँ से ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है इससे। प्लस मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपके नोट से ही आया है, जो आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है, एक या दो क्वेश्चन हर साल ऐसे आ जाएंगे जो आपको प्रिडिक्टेड ही मिल जाएंगे, उसमें यू कैन स्कोर वेरी वेल, ठीक है। देखिए, हमने करंट पोर्शन का भी देख लिया कैसे करना है, स्टैटिक पोर्शन का भी देख लिया। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों पोर्शंस को यू हैव टू इंटरलिंक। आप क्या करो कि ये देखिए किसी भी एक टॉपिक पे जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, हाउ वॉज इट रिलेटेड टू द स्टैटिक पार्ट, और आज उसमें क्या चेंज चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैन इंडिया रिप्लेस चाइना एज अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। देखिए, चाइना हैज़ बीन अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, सो दिस इज द स्टैटिक पार्ट, राइट। इंडिया रिप्लेस कर सकता है क्या, कैन इंडिया रिप्लेस, ये क्या है, ये करंट पार्ट है, ठीक है। तो आप इसमें क्या दिमाग लगाओ कि ठीक है, चाइना में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग बेस इस्टेब्लिश था जब से वो लिबरलाइज हुआ था, इकोनॉमिकली लिबरलाइज हुआ था। इंडिया में व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि आजकल आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है, डिफेंस का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेप अप किया जा रहा है, और क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाना है सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर मैन्युफैक्चरिंग। बट आपको रिलेट कैसे करना है कि क्या इंडिया इतना केपेबल हो चुका है अभी कि इट कैन रिप्लेस चाइना। तो आप थोड़ा सा स्टैटिक प्लस करंट को समझिए, उसको इंटरलिंक कीजिए, एंड यू कैन राइट अ गुड इनफ ऐसे। ये बस एक एग्जांपल है, ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक में अपना दिमाग लगा सकते हो। उसके बाद हम टेक्निक्स देख लेते हैं, टेक्निक्स फॉर ऐसे राइटिंग। देखिए, ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे रखना है आपको, यू विल राइट इंट्रोडक्शन, यू विल राइट मेन बॉडी एंड यू राइट कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को आप 12 to 15% ऑफ लेंथ रखिए, दैट इज़ 40 to 45 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली। 2 सेंटेंसेस में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद मेन कंटेंट, दैट विल बी 70 to 75% ऑफ टोटल वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 200 to 225 वर्ड्स। इसमें सेंटेंसेस को नहीं, आप पैराग्राफ्स को देख लीजिए कि यू विल राइट 4 to 5 पैराग्राफ्स ऑन द मेन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन इज सिमिलर टू इंट्रोडक्शन इन लेंथ, मतलब 12 to 15% वर्ड्स और 40 to 45
वर्ड्स में आप इसको ख़त्म कर दीजिए। दैट विल ऑल्सो बी 2 सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमने एक ब्रॉड स्ट्रक्चर देख लिया कि हमें कैसे लिखना है। उसके बाद हम एक एक को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए जो इंट्रोडक्शन है आपका, दैट इज़ द इनिशिएटिंग स्टेटमेंट, और ये पूरे ऐसे के लिए ग्राउंड सेट कर देता है। सो जितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखोगे आपका ऐसे भी उतना ही अच्छा जाएगा। सो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन इधर डिफाइन, यू कैन डिस्क्राइब, आप उसका ओरिजिन बता सकते हो या कोई नंबर्स दे सकते हो। इन हर चीज़ का क्या पॉइंट है कि जो भी टॉपिक है आप उसका कंटेक्चुअल इम्पोर्टेंस बाहर ला सको कि वाई दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट, ये क्यों है, क्यों ये पूछा जा रहा है, राइट। उसके अलावा इंट्रोडक्शन विल ऑल्सो वर्क एज अ सेगवे फॉर द मेन कंटेंट। मतलब क्या है, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया तो उसके बाद से एक स्टेज सेट हो जाना चाहिए। द फ्लो शुड स्टार्ट फॉर द मेन बॉडी, राइट। इंट्रोडक्शन का हमने काम देख लिया कि वाई वी शुड राइट अ गुड इंट्रोडक्शन। उसके बाद तरीके में देख लेते हैं जो हमने ऊपर तरीके बताए। व्हेन टू राइट एन इंट्रोडक्शन विद द डिफिनीशन। देखिए इंट्रोडक्शन में आप डिफिनीशन के लिए तभी लिखिए जब वो टर्म इज़ वर्थ डिफाइनिंग। जो कॉमन सेंसिकल टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर, वॉर, ये सब, देखिए ये तो बहुत ही ऑब्वियस हैं, आप इनको डिफ़ाइन मत कीजिए। तो कैसे टर्म्स को डिफ़ाइन करना है, आप ऐसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को डिफ़ाइन कीजिए, फॉर एग्जांपल एआई, बिग डेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे ये क्लियर हो जाए कि ठीक है आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक का। मतलब जो टर्म डिफ़ाइन करने के लिए इजी नहीं है बट आप डिफ़ाइन करके उसको बहुत ही क्लैरिटी में बता पा रहे हो, राइट। सो हमने देख लिया कि हमें डिफिनीशन कहाँ यूज़ करनी है इंट्रोडक्शन के लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन या फिर बैकग्राउंड। आप इंट्रोडक्शन में किसी एक चीज़ का, इवेंट का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, बैकग्राउंड भी दे सकते हो, और ये आपको तब करना है जब वो टॉपिक न्यूज़ में रिसेंटली रहा है, राइट। जनरली ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जो कोई टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, वॉर, ऐसी चीज़ों पे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो उनका। उसके बाद देख लेते हैं कि डेटा, फिगर्स एंड नंबर्स कहाँ पे हमको याद यूज़ करने हैं फॉर राइटिंग इंट्रोडक्शन। ये आप तभी करो जब आपको डेटा याद है और वो डेटा रेलेवेंट है टॉपिक से, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसी जगह पर डेटा या फिगर्स यूज़ करना है जहाँ पे फिगर यूज़ करने से टॉपिक फर्दर सब्सटैंशिएट होता है, फर्दर एक्सप्लेन होता है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन मान लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे आता है, सो यू कैन इंट्रोड्यूस विद द लाइन की नियरली 2.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन consists of PWDs and that is why policy related to PWDs is significant। आप फिर इसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो हमने सारे तरीके देख लिए। और देखिए ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों का आप आइसोलेशन में यूज़ करो। आप क्या कर सकते हो, आप सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो फॉर अ सॉलिड इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन्फ्लेशन पे कोई ऐसे लिखने के लिए आता है, प्राइस राइज पे आता है, सो यू कैन राइट the sustained price rise across the board in aftermath of COVID pandemic, war in Europe and global slowdown has made it necessary to increase the policy rate by 190 basis points by Monetary Policy Committee in last 1 year। तो आप ये देखो कि जब हम ये इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो हमने पहले तो इन्फ्लेशन का एक डिफिनीशन दे दिया, राइट, कि द सस्टेन प्राइस रेस अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, डिफाइन भी कर दिया। हमने उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी दे दिया कि ऐसा क्यों हुआ, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, वॉर इन यूरोप एंड ग्लोबल स्लो डाउन। उसके बाद हमने थोड़ा डेटा भी बता दिया है कि जो पॉलिसी रेट है उसको 190 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया है बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन द लास्ट 1 ईयर। सो इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए हैं और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि ये लिखा गया है। सो आप यही दिमाग में रखो कि आपको या तो आप एक एलिमेंट इंडिविजुअली यूज़ कर लो या फिर आप सबको कंबाइन कीजिए और एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। विद प्रैक्टिस ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अब हम मेन बॉडी का देख लेते हैं। मेन कंटेंट को हमें कैसे डील करना है। देखिए मेन कंटेंट को हमें पैराग्राफ में लिखना है, लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में। आप ये दिमाग में मान के चलिए कि आपको 4 to 5 पैराग्राफ लिखने हैं, 45 to 50 वर्ड्स होंगे हर पैराग्राफ में, और एक पैराग्राफ में यू आर डीलिंग विद वन ब्रॉड एंड यूनिक पॉइंट, ठीक है। आपको हर पैराग्राफ में यू हैव टू गिव 3 to 4 सब पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द ब्रॉड पॉइंट। उसके अलावा आप ये दिमाग में रखिए कि ठीक है अगर बहुत ही वन डायमेंशनल ऐसे है, यूनिलीनियर है, तो आप क्या करो कि सीधे आप 10 स्मॉलर पैराग्राफ भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद आप आते हो मेन बॉडी पे।
मेन बॉडी के लिए आपको क्या करना है कि आपको 4 to 5 स्मॉल पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है। ये आपकी मेन बॉडी है और इस सारे पैराग्राफ के अंदर आपको 3 to 4 स्मॉल पॉइंट्स देने हैं, ठीक है, सभी चीज़ों के लिए, सभी पैराग्राफ्स के लिए। तो ऐसे आपका मेन बॉडी हो जाता है। जब मेन बॉडी आप मेन कंटेंट लिख लेते हो उसके बाद आपका कंक्लूजन आता है। सो रफली आप ये चीज़ को दिमाग में रखिए। अब हम देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स जो हम लिख रहे हैं ये वाले, राइट, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखिए पहले तो इसको ब्रॉड होना चाहिए। ब्रॉड का क्या मतलब है कि आप हर एक पैराग्राफ में कोई एक ब्रॉड एस्पेक्ट ले रहे हैं और इसी को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए आप फर्दर सब पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो। उसके बाद उन पॉइंट्स को यूनिक होना चाहिए, सेलिएंट होना चाहिए। इससे क्या मतलब है कि जो आप सारे पैराग्राफ लिख रहे हो बड़े वाले, राइट, उनको कोई एक डिफरेंट एस्पेक्ट कवर करना चाहिए टॉपिक का, और जो आपने पहले पैराग्राफ लिखे हैं उनसे क्लोजली रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद रेलेवेंस होनी चाहिए उनकी, दे शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट का क्या मतलब है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो ऐसे में दैट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द टॉपिक। डू नॉट बीट अराउंड द बुश, जो रेलेवेंट है आप वही चीज़ें लिखिए। उसके बाद लास्टली जो भी आप मेन पॉइंट्स लिख रहे हो दे शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। लॉजिकली अरेंज का क्या मतलब है, देखिए वो इम्पोर्टेंस के सीक्वेंस में होना चाहिए। आप टाइम लीजिए और उसके लिए प्लान कर लीजिए। इसको हम थोड़ा देख लेंगे कि हमें प्लान कैसे करना है। सिमिलरली जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसको आप फैक्ट्स के साथ और कोट्स के साथ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे ही लगे पूरे टाइम कि ठीक है, आप केवल एक वेग चीज़ लिख रहे हो। उसमें आप अगर डेटा लिख सकते हो, अगर आप उसको किसी कोट से सपोर्ट कर सकते हो, सो इट वर्क्स इन योर फेवर। मेन कंटेंट भी हमने देख लिया, अभी हम कंक्लूजन राइटिंग देख लेते हैं, हाउ टू राइट द कंक्लूजन। देखिए आपको कंक्लूजन में कुछ चीज़ों के साथ डील करना है, विच इज़ या तो आप मतलब आप क्या करो कि एक जिस्ट या समरी लिख दो मेन कंटेंट का एक लाइन में। आप वे फॉरवर्ड दे दीजिए अगर टॉपिक परमिट करता है, और आप अपना ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, राइट। देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए समराइज़ आपको करना ही है। आप क्या करो कि आप केवल एक लाइन में, एक सेंटेंस में आप ये लिखिए कि आपने ऐसे में क्या बताने की कोशिश की है, आप उसको बस समराइज़ कर दो। लेकिन इसके बाद आपको एक कंक्लूडिंग लाइन से भी फॉलो अप करना है। फॉर एग्जांपल हम इन्फ्लेशन पे लिख रहे थे, सो यू कैन राइट कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज़ नेसेसरी फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट। ये क्या है कि जो आपने जो भी डिस्कशन किया है ये उसका एक जिस्ट है, राइट। उसके बाद वे फॉरवर्ड। देखिए वे फॉरवर्ड हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक परमिट करता है, इफ़ द टॉपिक इज़ वैल्यू लेडन, राइट, तो आप एक लाइन में लिख के कंक्लूड कीजिए कि फर्दर उस फील्ड में क्या किया जा सकता है, एंड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिंग वॉर्स पर अगर कोई ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप बता सकते हो कि मेन बॉडी में आपने बता दिया कि क्या क्या हो चुका है वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए, बट फर्दर क्या किया जा सकता है, राइट। सो यू गिव द वे फॉरवर्ड। फर्दर ये किया जा सकता है कि ठीक है, जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी मेड मोर ब्रॉड बेस्ड, इस टाइप से आप कुछ लिख दो। ऑब्जर्वेशन, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए हमने देखा कि ये कैसे हम लिख सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज पर। आप कंक्लूजन में ये भी बता सकते हो, ये आपका खुद का ऑब्जर्वेशन है कि एट द एग्जैक्ट टाइम जब इंडिया इम्पॉवरिश हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर वॉज प्रॉस्पेरिंग, राइट। तो ये आपका खुद का ऑब्जर्वेशन है, इट विल फेच यू गुड मार्क्स। और हमने ये भी देख लिया कि हमें कंक्लूजन कैसे लिखना है, राइट। सो कंक्लूजन में आप एक लाइन जिस्ट या समरी दे दो, और फिर जो नेक्स्ट लाइन है उसमें आप वे फॉरवर्ड या अपना ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए। सो इट विल बी अ गुड कंक्लूजन। लास्टली देख लेते हैं व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट इन द ऐसे। आप पूरे ऐसे को 16 से 17 मिनट्स दीजिए इन द एग्ज़ाम, जिसमें कि 2 मिनट्स यू आर यूजिंग फॉर प्लानिंग दी ऐसे एंड 15 मिनट्स यू आर यूजिंग टू राइट दी ऐसे। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको किस टॉपिक पर ऐसे लिखना है, तो आप जो 2 मिनट हैं फॉर योर प्लानिंग, राइट, उसको आप ऐसे यूज़ करो कि आपने क्वेश्चन पेपर पर ही साइड में आपने जो आपको मेन पैराग्राफ्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको लिख लिया आपने। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, बस लिख लेना कि आप कौन कौन से जो लिख रहे हो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लिखने वाले हो ऐसे में।
फिर उन्हीं को आपने केवल 3 to 4 वर्ड्स में केवल इंडिकेशन के लिए लिख लिया, और फिर इन पॉइंट्स को आपने लॉजिकली अरेंज कर लिया कि ठीक है कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं कहाँ रखूँगा, कौन सा कम इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको कहाँ पर लिखूँगा। तो अरेंज देम इन लॉजिकल सीक्वेंस। इसके बाद आप ऐसे लिखना शुरू करोगे तो ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर एक अच्छा डिसाइड कर लिया है ऐसे के लिए, एंड फर्दर यू कैन एलैबोरेट इट विद योर सब पॉइंट्स। तो आपको बस प्लानिंग में इतना ही काम करना है। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग ऐसे राइटिंग। ठीक है, देखिए आप कोई भी एक टॉपिक ख़त्म कीजिए, आप एक उस पर बेसिक ऐसे तो लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ही रफ सा ऐसे। जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हो देन यू कैन इम्प्रूव इट विद द फॉलोइंग। आप फिगर्स को यूज़ कीजिए, नंबर्स को यूज़ कीजिए। जो भी आप मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें से डेटा याद कीजिए, और डेटा के उन टॉपिक्स के लिए याद कीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट फील होते हैं। हर टॉपिक का डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू टारगेट सम ऑफ द टॉपिक्स एंड उन पे आप एक्सप्लिसिटली एलेबोरेटली याद करके जाइए डेटा को। बहुत सारे डेटा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी व्हेन यू गिव मल्टीपल रीडिंग्स फॉर अ टॉपिक। ठीक है, उस डेटा को आप या तो बुक के ही मार्जिन पे लिख लीजिए या फिर एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसको आप ऐसे में यूज़ कीजिए। उसके बाद कोड्स को यूज़ कीजिए आप। देखिए कोड्स को आप जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी कोड्स को याद कीजिए, और एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नोट्स हम नहीं बना रहे हैं बट कोड्स के लिए इट इज़ वर्थवाइल। ठीक है, और जो भी आप कोड्स लिख रहे हैं आप उनको दो तरह से आप ग्रुप कर सकते हो। या तो आप एक पेज पर एक किसी पर्सन के सारे कोड्स लिख लीजिए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनके सारे अलग अलग कोड्स आप एक पेज पर लिख लो। या फिर आप क्या करो कि एक पेज पर आप टॉपिक वाइज ग्रुप करो। फॉर एग्जांपल वॉर एक टॉपिक है, आप वॉर से रिलेटेड जितने कोड्स मिलते हैं आपको, आप उसको एक पेज पे लिखिए। सो यू कैन ग्रुप इट अकॉर्डिंग टू द पर्सन, और यू कैन ग्रुप इट अकॉर्डिंग टू द थीम। मेन थीम्स आपको खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे पॉवर्टी हो गया, वॉर हो गया, करप्शन हो गया। फॉर एग्जांपल करप्शन पर एक लॉर्ड एक्टन का कोट आता है, राइट, जिसमें वो बोलते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। उसके बाद चाणक्य का कोट है कि प्रिवेंटिंग करप्शन इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज प्रिवेंटिंग अ बी फ्रॉम टेस्टिंग हनी विच इज़ केप्ट ऑन द टिप ऑफ इट्स टंग। तो इस तरह से आप कोट्स को ग्रुप करके नोट्स बनाइएगा अपने। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन ऑफ योर ऐसे। आपको अपना ऐसे इजी टू रीड बनाना है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। करेक्ट ग्रामर यूज़ कीजिए, सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिए, एंड अवॉइड वर्बोसिटी। आप कम वर्ड्स में, अच्छे वर्ड्स में ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओ। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ। आप हर चीज़ अंडरलाइन मत कीजिए, लेकिन कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक सेंट्रल आइडिया है एक पैराग्राफ का, आप उसको अंडरलाइन करते चलिए। सेम पेन से कर दीजिए जिस पेन से आप लिख रहे हो, बी इट ब्लू बी इट ब्लैक। आप टाइम वेस्ट मत करो पेन चेंज करने में और फिर उसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने में। जस्ट अंडरलाइन इट प्लेनली। आपका एक मेजर आइडिया ख़त्म होता है, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट मेजर आइडिया चेंज द पैराग्राफ। जैसे आपने एक पैराग्राफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट थीम डिस्कस कर ली, जब आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम ला रहे हो सो चेंज द पैराग्राफ। सो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ठीक है यहाँ पर इसने एक आइडिया डिस्कस किया है, यहाँ पर इसने सेकंड आइडिया डिस्कस किया है, प्लस अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ऐसे को आप लॉजिकली स्ट्रक्चर करो। पूरे ऐसे को ऐसा फील होना चाहिए कि एक ये सिंगल इंटरकनेक्टेड यूनिट है। तो जो हम प्लानिंग कर रहे थे 2 मिनट्स की, उसमें ये चीज़ हमने कवर कर लिया कि हाउ टू स्ट्रक्चर द ऐसे लॉजिकली। आप पॉइंट्स को अरेंज कर लीजिए। आपको गवर्नमेंट को या फिर किसी को भी बहुत हार्श क्रिटिसिज्म नहीं करना है। यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड ऐसे। ठीक है, आप दोनों साइड्स को एक्सप्लोर कीजिए, जो प्लस हैं जो माइनस हैं, और उसके बेसिस पे एक बैलेंस्ड ऐसे लिखिएगा। प्रेजेंटेशन का भी हमने देख लिया। माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स, बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्या हमें फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, मैप्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, कुछ चार्ट इस टाइप का। तो देखिए ऐसे के टॉपिक में इट इज़ मेंशन कि यू हैव टू राइट इट इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म। तो बेस्ट है कि आप इसको अवॉइड कर दीजिए, मत बनाइए माइंड मैप्स या फिर फ्लो चार्ट्स को।
एक जगह पे जहाँ मुझे ये थोड़ा सा यूज़फुल लगता है कि अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई ऐसे आता है, ठीक है, बट वहाँ पे भी आप तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ना, जब ज़रूरत ही नहीं है उसकी तो मत बनाइए, आप सीधे स्किप कर दीजिए। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स में ये सब कर लीजिए, बट ऐसे राइटिंग में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं और मॉक्स कैसे देने हैं। देखिए, आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप क्या करो, ऐसे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बस रीडिंग करते रहिए, उनकी पढ़ते रहिए। क्यों? बिकॉज यू वांट टू डेवलप अ फीलिंग फॉर द टाइप ऑफ टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन दी ऐसे। किसी एक सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, आप बस उसका एक फीलिंग डेवलप कर लो, बट डू नॉट अटेम्प्ट देम। अभी आप अटेम्प्ट मत करो। आप अटेम्प्ट कब करोगे? जब यू हैव फिनिश्ड ऑफ अ सब्जेक्ट विद मल्टीपल रीडिंग्स एंड रिविजन। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटी कर रहे हो, तो पॉलिटी में आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइड बाय साइड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते जाओ कि ठीक है पॉलिटी से किस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब आपकी पॉलिटी आपने ख़त्म कर ली, एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत उनका रिवीजन कर लिया, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट वन ऐसे पर डे इज़ इनफ, और अपना टाइम लेकर ऐसे लिखिए। आप उसको 30 मिनट्स में, 1 आवर में अच्छे से सोच सोच कर लिखिए। बट विद टाइम एज यू बिकम एफिशिएंट, ठीक है, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कर पा रहे हो, तो आप पर डे नंबर ऑफ़ एसेज अटेम्प्टेड बढ़ा दीजिए, और पर ऐसे जितना आप टाइम लगाते हैं उसको आप कम कर लीजिए। योर टारगेट टाइम शुड बी, जैसे मैंने पहले बताया, 16 to 17 मिनट्स फॉर वन ऐसे, राइट। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए, आपने लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद आप उन टॉपिक्स पर ऐसे अटेम्प्ट कीजिए जो आपने नोट किए हुए हैं वाइल रीडिंग द स्टैटिक एंड करंट पोर्शन, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन पर आप ऐसे से अटेम्प्ट कीजिए। जब आपने वो भी कर लिया है, उसके बाद आप क्या करो, आप मॉक टॉपिक्स पर मॉक्स क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, जो आपको कोचिंग से मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 3 तरह के आपको ऐसे राइटिंग करना है: प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेल्फ एनालिसिस, और लास्टली जो आपको मॉक मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बस एक काम करना है, जो मैंने आपको ऊपर गाइडलाइंस दी हैं उसी के अकॉर्डिंग आप खुद को एवेल्यूएट करते रहिए और इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ऑल राइट, ऐसे राइटिंग मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूट्यूब पर आप सिद्धार्थ सिंह CAPF सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पर ये चैनल्स हैं। एंड आई होप दिस प्रेजेंटेशन वुड बी हेल्पफुल राइट फॉर राइटिंग दी एसेज। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम के ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।